हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू स्टडी इन डिवेट चैनल। एंड फिर से हम आपके लिए स्टैटिक जीके स्पेशल एमसीक्यू लेके आए हैं, डेली बेसिस पे लेके आते हैं। आज कुछ इन्वायरमेंट के क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पे। पहले मैं आपसे ये एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जो लोग हैं ये देख नहीं रहे हैं स्टैटिक जीके स्पेशल एमसीक्यू जो मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए, आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। और इसमें मैंने बहुत सारी जानकारी आपको देता हूँ। इसके जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ इसके अलावा भी मैं बहुत सारी जानकारी देता हूँ, तो आप प्लीज़ इसको फॉलो करते जाइएगा। फिर देखना कि आप एक टाइम के बाद आपकी जो स्टैटिक जीके है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मेरा भी प्रयास यही रहता है कि मैं आपके लिए एक अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आऊँ और आप उस चीज़ को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्वेश्चन के आंसर भी दीजिएगा और अपना जो स्कोर होता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इन्वायरमेंट के क्वेश्चन। जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए है, डांसिंग डियर इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपको ये बताना है इनमें से कौन से स्टेट में डांसिंग डियर पाई जाती है। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, आप आंसर ज़रूर दीजिएगा। पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँ, डांसिंग डियर जो होता है ओके, जिसे संगाई भी कहा जाता है ओके, संगाई। संगाई जो है कि किसी स्टेट का जो कि यहाँ पे आंसर है उस स्टेट का, यहाँ पे जो जो ये स्टेट है इस स्टेट का यहाँ पे स्टेट एनिमल भी है ओके। तो आपको ये बताना है कि ये कौन सा स्टेट है। तो इसका जो आंसर होगा वो मणिपुर होगा। इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी देता हूँ मैं आपको। क्योलाडो नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना होगा, जो कि जिसे कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहा जाता है। तो फ्लोटिंग कैसे, आप देख रहे हैं ये हरी हरी घास, इसको फुमडीज़ कहा जाता है ओके। ये यूपीएससी में पूछा गया था कि फुमडीज़ किसे कहते हैं, तो जो ये हरी हरी घास ये फुमडीज़ कहते हैं ओके। और जो ये फुमडीज़ है ये इस लेक में, जो लोकटक लेक है, ये लोकटक लेक है, लोकटक लेक के ऊपर ये फुमडीज़ हैं। और इन फुमडीज़ के ऊपर जो ये डांसिंग डियर है, जिसे डांसिंग डियर कहते हैं हम या संगाई कहते हैं, ये इनके ऊपर क्या रहता है, ये इनके ऊपर सरवाइव करता है। जिस तरीके से ये फुमडी फ्लोज करती रहती है आगे पीछे इधर उधर, तो इस तरीके से जो ये संगाई है, ये डांसिंग डियर है जिसे कि हम कह रहे हैं, ये भी क्या करता है आगे पीछे घूमता रहता है इनके अकॉर्डिंग जो ये फुमडीज़ फ्लो करेंगे। और इस तरीके से हमें लगता है कि ये क्या कर रही है, अगर हम दूर से देखेंगे तो ऐसा लगता है ये डांस कर रही है। इसीलिए जो संगाई है इसको डांसिंग डियर कहा जाता है ओके। सो नाउ यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क डज नॉट बिलोंग टू अंडमान एंड निकोबार। इनमें से ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो अंडमान एंड निकोबार से बिलोंग नहीं करता है ओके। तो पहला जो ऑप्शन है हमारे पास, बटन आइलैंड नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, मॉयलिंग नेशनल पार्क या वंडूर मरीन नेशनल पार्क ओके। तो आपको बताना है यहाँ पे, आपने आई होप आंसर दे दिया होगा। जो इसका जो आंसर होगा वो होगा मॉयलिंग नेशनल पार्क ओके। कौन सा नहीं पाया जाता है, यहाँ पे नॉट है, यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है। देखिए मैं आपको इसमें एक जानकारी देना चाहता हूँ। जो वंडूर है और माउंट हैरियट है, ये दोनों तो बहुत फेमस है अंडमान एंड निकोबार में ओके। ये दोनों तो आपको पता होने ही चाहिए थे। बटन आइलैंड नेशनल पार्क हो सकता था आपको पता ना हो, बट मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और बताना चाहता हूँ। पहले तो आपको बस जो नेशनल पार्क है हमारे इंडिया में, जो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है वो एमपी, मध्य प्रदेश और अंडमान एंड निकोबार में है। ये आपको पता होना चाहिए। दोनों में 9 नेशनल पार्क हैं ओके। इसके बाद जो वंडूर मरीन नेशनल पार्क है, इसको महात्मा गांधी मरीन सेंचुरी भी कहा जाता है ओके। महात्मा गांधी मरीन सेंचुरी भी कहा जाता है। और ये फेमस है ये फेमस है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए ओके। इंडिया में 3 प्रकार के क्रोकोडाइल मिलते हैं, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, घड़ियाल ओके, और एक तीसरा मिलता है मगर। हाँ मगर, ये तीनों के 3 टाइप के क्रोकोडाइल मिलते हैं। और जो भीतरकनिका नेशनल पार्क और वंडूर या महात्मा गांधी मरीन जो सेंचुरी है वह यहाँ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलते हैं ओके। इसके अलावा जो माउंट हैरियट नेशनल पार्क है या माउंट हैरियट अंडमान एंड निकोबार की सेकंड हाईएस्ट पीक है। और जो फर्स्ट हाईएस्ट पीक है वो सैडल पीक है जो कि नॉर्थ अंडमान में। और जो माउंट हैरियट है ये मिडिल अंडमान में ओके। तो जो मॉयल नेशनल पार्क है, ये मॉयल नेशनल पार्क एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होना था मॉयल नेशनल पार्क होना था चाहिए था। यहाँ पे नॉट पूछा हुआ था ओके। नाउ अगले पे चलते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क
ऑफ इंडिया जनरली हैज़ ओनली ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इनमें से ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जिसका जो क्लाइमेट है ओनली ट्रॉपिकल क्लाइमेट है? ओके, ट्रॉपिकल क्लाइमेट से आप क्या समझते हैं? ओके, अगर आपको ज्योग्राफी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो आप इनके आंसर आसानी से दे पाएंगे। ओके, जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा था तो मेरे को थोड़ा सा टफ लगा था, बट मैंने जैसे ही आंसर की तरफ नज़र देखे जो ऑप्शन थे तो मुझे आसानी से पता चल गया कि किस में कौन सा इसका आंसर होगा। ओके, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि इंडिया इस तरीके से डिवाइडेड है। ओके, और इंडिया का जो बीचों बीच का जो पार्ट है ना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये ट्रॉपिकल पार्ट है। तो हम कह सकते हैं ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा। और जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ओके, ये सब ट्रॉपिकल पार्ट है। ओके, अब आप देखिए अब आप ऑप्शन को देखिएगा। अब ऑप्शन को देखेंगे आप तो जो इंद्रावती नेशनल पार्क है, पहले तो आप नामदफा नेशनल पार्क देखिए। अगर आपको नामदफा नेशनल पार्क नहीं पता है तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है। ओके, हेमिस नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में है, इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, तो ये भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है। पिन वैली बहुत फेमस है, हिमाचल प्रदेश में है, ये भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, वो बचा इंद्रावती नेशनल पार्क। ओके, तो इसका जो आंसर भी होगा वो इंद्रावती नेशनल पार्क होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते थे, इसका आंसर दे सकते थे। इंद्रावती एक रिवर भी है, ओके, जो कि छत्तीसगढ़ से बहती है और ट्रिब्यूटरी है किसकी, यहाँ पे गोदावरी की ट्रिब्यूटरी। ओके, इसी तरीके से गोदावरी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, यहाँ पे देखते हैं नामदफा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ओके, नामदफा नेशनल पार्क जैसे कि मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट ही ऑप्शन में दिए गए हैं। तो आपको बताना है कौन से स्टेट में ये नेशनल पार्क है। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है मणिपुर, चौथा है मिजोरम। तो आपको आंसर बताना है। इसका जो आंसर होगा वो अरुणाचल प्रदेश होगा। ओके, मैं थोड़ा सा मैप दिखा देता हूँ, मैप बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे समझ में आए। ओके, इस तरीके से है और अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक है। ओके, यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट है, चारलांग डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे तिरप डिस्ट्रिक्ट है। ओके, चारलांग डिस्ट्रिक्ट और तिरप डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है नामदफा नेशनल पार्क। और यहाँ पे असम की तरफ पे जो बॉर्डर लगता है, यहाँ पे पटकाई हिल्स हैं। ओके, और यहाँ पे धाबम, इनके बीच में ये नामदफा नेशनल पार्क है। ओके, एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ आपको, जो नामदफा नेशनल पार्क की जो ख़ास बात है, यहाँ सबसे ज़्यादा वैरायटी की क्लाइमेट मिलता है या वेजिटेशन मिलती है, क्योंकि इसमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है, टेम्परेट क्लाइमेट भी है, अल्पाइन क्लाइमेट भी है। और इस तरीके से हाइट बढ़ती जाती है तो डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट मिलता है, और डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट मिलने के कारण यहाँ डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन है। ओके, और यही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें हर प्रकार की वेजिटेशन पाई जाती है, तो वो उसका जो आंसर होना था वो नामदफा नेशनल पार्क होना था। ओके, बट आपके लिए जो SSC JEE और जो SSC के लिए सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि जो नामदफा नेशनल पार्क यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, इसके अलावा जो पक्के टाइगर जो रिजर्व है वो भी अरुणाचल प्रदेश में। ओके, असम में जो फेमस है काजीरंगा, नामेरी, ओरंग, ओके, चक्रशिला, ये सारे के जो नेशनल पार्क हैं ये असम में। ओके, इसके अलावा मणिपुर में लोकटक झील बता दिया, और मिजोरम में कौन सा ये आपको बताना है। ओके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नाउ यहाँ पे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ यूट्रॉपिक लेक। ओके, यूट्रॉपिक लेक का इनमें से कौन सा फीचर नहीं, यहाँ पे नॉट लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। पहला जो ऑप्शन है दे आर जनरली ऑक्यूपाइड बाय ब्लूम्स। ओके, दे हैव हाई प्लांट न्यूट्रिशन फ्लक्स, दे हैव लो प्राइम प्रोडक्टिविटी, दे आर डोमिनेटेड बाय ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, तो इसमें से आपने बताना है, थोड़ा सोचिएगा, वीडियो पॉज करके ज़रूर आंसर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ द यूट्रॉपिक लेक। यूट्रॉपिक लेक क्या होती है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले आप यूट्रोफिकेशन समझिएगा। ओके, यूट्रोफिकेशन। ओके, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, देखिए, जब इंडस्ट्री से, हाउस होल्ड से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे फास्फोर्ड, नाइट्रेट, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जब ये नालों की थ्रू और रन ऑफ के थ्रू लेक्स में जाते हैं, तो लेक्स में क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है लेक जब न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है तो इसमें जो प्लांट है ये क्या हो जाते हैं,
ये ग्रो होने लगते हैं। ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होती है, ग्रो होने लगती है। और इसके बाद एजिंग होने लगती है किसकी, लेक की। ओके, और लेक की जब एजिंग होने लगती है तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी है ये फैल जाती है। ओके, और इसके बाद देखेंगे अब जब न्यूट्रिएंट होगा इसमें, तो न्यूट्रिएंट होगा तो ग्रो होने लगेगा। इसका मतलब इसकी जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी वो ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा है। ओके, ब्लूम्स का मतलब है कि खिलेंगी चीज़ें। ओके, जो प्लांट वगैरह वो खिलेंगे इसमें खूब ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, अब देखिए इसके जो ऊपर है ब्लू ग्रीन एल्गी का जमावड़ा हो जाता है। ओके, और जो नीचे जो ऑक्सीजन जानी चाहिए वो जा नहीं पाती, जो सनलाइट जानी चाहिए वो क्या होती है, डीप, जो लेक की डीप में नहीं जा पाती है, जिससे कि जो एक्वेटिक लाइफ होती है उसके लिए क्या हो जाता है, खतरा हो जाता है, और उसको जो ऑक्सीजन और लाइट चाहिए वो नहीं मिल पाती है। इसलिए जो यूट्रोफिकेशन है वो ख़राब चीज़ है एक्वेटिक लाइफ के लिए। ओके, तो जो इसका आंसर होगा, देखिए ब्लूम तो होती है, न्यूट्रिएंट फ्लक्स भी ज़्यादा होता है। ओके, फ्लक्स का मतलब है कि न्यूट्रिएंट ज़्यादा बहता है इसमें। ब्लू ग्रीन एल्गी भी होते हैं। अब देखिए जब न्यूट्रिएंट ज़्यादा होगा तो प्रोडक्टिविटी भी तो ज़्यादा होगी ना, तो यहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी का है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, नॉट। ओके, नॉट पूछा गया था। फिर इसके बाद चलते हैं कि इन विच ईयर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड। ओके, EPA कहते हैं इसे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर आप देख लीजिएगा एक बार, 1985, 86, 1995, 96। इसका जो आंसर होगा 1986 होगा। ठीक है, इसकी पीछे की बैकग्राउंड कहानी क्या है पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ। आपको पता है 2 to 3 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी। ओके, भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी। उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट थोड़ा सा जगी और फिर उन्होंने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लेके आई थी 1986 में। ओके, तो इस तरीके से आपने याद रखना है, आपको इस तरीके से याद भी हो जाएगा। ओके, और इन जो भोपाल गैस ट्रेजिडी थी उसमें कौन सी गैस रिलीज हुई थी, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट है, साइनेट है, नाइट मत लिखना, साइनेट है। ये बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। ओके, फिर उसके बाद कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ब्लैक फुट डिजीज। बहुत ही फेमस है ब्लैक फुट डिजीज, और इसमें जो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इन सब के कारण जो जो डिजीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो आपको फ़िलहाल ये बताना है कि ड्रिंकिंग वाटर के कंटेमिनेशन से इनमें से किसके कारण ब्लैक फुट डिजीज होती है। ओके, तो अब तक आपने आंसर दे दिया होगा। पहला ऑप्शन है नाइट्रेट, आर्सेनिक, मर्करी एंड कैडमियम। ओके, ये सारे के सारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये किसी ना किसी तरीके से वाटर में पाए जाते हैं। इनकी कुछ ना कुछ अमाउंट तो होनी चाहिए वाटर में, जब बट ओवर हो जाती है तो फिर ये हार्मफुल हो जाते हैं, कंटामिनेट हो जाता है हमारा वाटर। कंटामिनेट का मतलब है यहाँ पे दूषित हो जाता है। ओके, हिंदी वालों के लिए, कल यहाँ पे हिंदी कोई बच्चा था जो बोल रहा था कि हिंदी में लेके आइए, बट हम कोशिश करेंगे कि हिंदी में भी लेके आएँ ये सारी चीज़ें। तो ब्लैक फुट डिजीज़ का आंसर होगा यहाँ पे कैडमियम। ओके, कैडमियम यहाँ पे आंसर होगा इसका। एक मिनट, सॉरी, इसका आंसर कैडमियम नहीं होगा, इसका आंसर होगा आर्सेनिक। ओके, देखिए अभी वेस्ट बंगाल में ये न्यूज़ में भी था, जो वेस्ट बंगाल में आर्सेनिक की जो मात्रा है वो ज़्यादा पाई गई थी जो वाटर था उसमें। ठीक है, और जिसके कारण वहाँ पे ब्लैक फुट डिजीज़ भी हो रही थी। ओके, कैडमियम के कारण तो इताई होते हैं, इताई 2 बार है। ओके, इसके अलावा नाइट्रेट के कारण आपको पता ही है क्या डिजीज़ होती है। मर्करी के कारण होता है मिनी माता। ओके, मिनी माता के पीछे भी कहानी है। ओके, मिनी माता ये एक प्लेस का नाम है जापान में, वहाँ से इस जो ये मर्करी के कारण ये मिनी माता डिजीज़ होती है वहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है। ओके, नाइट्रेट के कारण क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ये तो सिंपल है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, नाउ यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर एज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। पहले तो आपको ये जानना है कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट एंड प्राइमरी पॉल्यूटेंट में क्या अंतर है। अगर आपको ये 2 चीज़ पता है तो आप इनमें से आंसर आसानी से दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ओके, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, ओके, और ओजोन, तो इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा बेंजीन। ओके, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ये सारे के सारे क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट। अब प्राइमरी पॉल्यूटेंट और यहाँ पे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में क्या अंतर है, सिंपल से ही आपको देखना है। सपोज़ कोई
पॉल्यूटेंट किसी सोर्स से ओरिजिनेट हो गया फर्स्ट टाइम पे, तो वो क्या हो गया, प्राइमरी पॉल्यूटेंट हो गया। जब ये डिफरेंट प्राइमरी पॉल्यूटेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इसके बीच में केमिकल रिएक्शन होती है और तब जाके ये दूसरा कंटेंट, दूसरा जो पॉल्यूटेंट है वो बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ओके, अब जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, ओके, जब यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर जाता है और फिर ये रिएक्ट करता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। उसी तरीके से आपने स्मोक के बारे में सुना होगा। ओके, स्मोक दो वर्ड से बना है, स्मोक और फॉग। ओके, तो इसका ये निकाल, ये और ये हटा दो, ये हटा दो, ठीक है, तो ये स्मोक बन गया, तो ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ओके, अब देखते हैं व्हाट इज़ द डायरेक्शन फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। देखिए हर इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो होता है, तो ये कह रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ इकोसिस्टम। एनर्जी की जो इकोसिस्टम में एनर्जी का जो फ्लो है वो कितने डायरेक्शन में होता है, आपको ये बताना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो आपके लिए हैं, यूनी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शन एंड साइक्लिक। तो आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। आंसर तो आपने दे दिया होगा, पर पहले मैं आपको यहाँ पे बैकग्राउंड दूँ। देखिए इकोसिस्टम में 3 तरीके की ग्राफ बनते हैं, या हम बोल सकते हैं पिरामिड बनते हैं 3 तरीके के। एक नंबर पिरामिड बनता है, एक बायोमास पिरामिड बनता है और एक एनर्जी पिरामिड बनता है। जो नंबर पिरामिड एंड बायोमास पिरामिड होते हैं ये दोनों वर्टिकल, ये इन्वर्टेड भी होते हैं, इन्वर्टेड मतलब उल्टे भी होते हैं और सीधे भी होते हैं, ठीक है, सीधे भी होते हैं और इन्वर्टेड भी होते हैं, मतलब दोनों डायरेक्शन में होते हैं, तो बाई डायरेक्शनल होते हैं। बट एनर्जी की बात करें हम, तो एनर्जी हमेशा यूनी डायरेक्शनल होती है। ओके, किस तरीके से, इसमें किस तरीके का लॉ दिखता है, देखिए डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल होते हैं। ओके, यहाँ पे सन है और सन क्या करता है, अपनी एनर्जी देता है, सोलर एनर्जी, और इससे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं जैसे कि प्लांट, वो एनर्जी लेते हैं। ओके, सपोज़ इन्होंने 10,000 की एनर्जी ली, ठीक है, तो यहाँ पे लॉ लगता है 10% का लॉ। इस तरीके से जब ट्रॉपिक लेवल में हम ऊपर बढ़ेंगे तो जो सिर्फ इसका 10% ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो पाएगी, तो 10,000 का 10% यहाँ पे 1,000, फिर इसका जो 10% होगा मतलब 100। इस तरीके से जो 10% में एनर्जी क्या होती है, फ्लो होती है, और सिर्फ ये यूनी डायरेक्शनल होती है क्योंकि प्रोड्यूसर ही सिर्फ अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। यहाँ पे जो दूसरे जो कार्निवोरस होते हैं या हर्बीवोरस होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये अल्टीमेटली प्लांट पे ही डिपेंड रहते हैं। तो आप देख सकते हैं प्लांट जब अपना खुद खाना बना सकते हैं तो ये सिर्फ ट्रांसफ़र हो सकती है चीज़ें, बैक नहीं आ सकती। इसलिए यहाँ पे जो एनर्जी इकोसिस्टम एनर्जी का जो फ्लो होता है सिर्फ यूनी डायरेक्शनल होता है। ओके, नाउ यहाँ पे देखेंगे कोलोराडो नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कोलोराडो नेशनल पार्क को आपको बताना है कि इनमें से किस स्टेट में है, हरियाणा में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में या गुजरात में। ओके, तो आपको बताना है, इसका जो आंसर होगा कोलोराडो बर्ड सेंचुरी है यहाँ पे राजस्थान में। ओके, अब जो ये कोलोराडो नेशनल पार्क है, ये कोलोराडो बर्ड सेंचुरी है, ये भरतपुर जो यूपी से लगा हुआ इलाका है राजस्थान का, यहाँ पाई जाती है। ओके, राजस्थान में। इसके अलावा एक और चीज़ बताता हूँ कि जो कोलोराडो बर्ड सेंचुरी है, यहाँ एक ये वेटलैंड भी है। ओके, और जो रामसर साइट भी है एक। ओके, रामसर साइट। ओके, रामसर साइट क्या होती है ये कभी और बताएंगे, अभी फ़िलहाल के लिए आप समझ लिए कि रामसर साइट है, और राम साइट में मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड होता है, एक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड होता है, ठीक है। जो वेटलैंड ज़्यादा वल्नरेबल होती है उनको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है, और इंडिया में सिर्फ 2 ही ऐसी साइट है जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में है। एक तो कोलोराडो नेशनल पार्क, कोलोराडो बर्ड सेंचुरी कह सकते हैं, और दूसरा जो सबसे पहले आपको बताया था मैंने, लोकटक लेक। ओके, ये 2 मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में है। ओके, इसके अलावा हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में एंड गुजरात में, इनमें आप खुद बता लीजिएगा इनमें कौन कौन से, आप इसके लिए आपके लिए एक असाइनमेंट टाइप का हो जाएगा, इनमें से कौन कौन से इनमें बर्ड सेंचुरी या नेशनल पार्क है। ओके, हाँ, आपको ये बताना है रेणुका रामसर साइट है या वेटलैंड कहें हम, ये कहाँ है। ओके, हिमाचल प्रदेश को देख के याद आ गया, ये रेणुका जो है ना हिमाचल प्रदेश में। ओके, और जो रेणुका जी थी
परशुराम की जो माता जी थी रेणुका उनका नाम था, और उसके उसी पे ही ये वेटलैंड का नाम रेणुका पड़ा हुआ है। ओके, नाउ यहाँ पे आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। इनमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है? थार डिजर्ट, अरावली हिल्स, वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न घाट, तो आपको बताना है। ओके, तो आई होप आपने अभी तक आंसर दे दिया होगा। इसका जो आंसर होगा वो मैं बताऊंगा, पर पहले बेसिक की बात करते हैं। यहाँ पे जो पहले बेसिक की बात करें तो जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, इसको 1988 में एक बायोडाइवर्सिटी या इन्वायरमेंटलिस्ट के नॉर्मन मेयर्स थे, इनका नाम नॉर्मन मेयर था इनका नाम। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का। ओके, और बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट पूरे वर्ल्ड में 35 है, जिनमें से कि 4 इंडिया में भी है। ओके, इसके अलावा मैं बताऊं कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट होने के लिए 2 क्राइटेरिया होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला जो क्राइटेरिया है वो ये है कि इस पर्टिकुलर प्लेस में जितनी भी स्पीसीज होंगी उसमें से 0.5% है वो वहाँ की एंडेमिक होनी चाहिए। एंडेमिक 0.5% या 1500 वहाँ की एंडेमिक होनी चाहिए। एंडेमिक का मतलब वो उसी जगह पे मिलती हो, वो उसी रीजन पे मिलती हो, बाकी वो कहीं भी नहीं मिलती हो। कि बात अलग है कि वो माइग्रेट होके भी जाती हो कहीं और, बट वो उसी रीजन पे मिलती हो। ओके, दूसरा जो दूसरा क्राइटेरिया है, ओके, दूसरा क्राइटेरिया ये है यहाँ पे कि दूसरा क्राइटेरिया मैं भूल रहा हूँ, चलिए कोई नहीं, जब दूसरा क्राइटेरिया याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। फिलहाल के लिए ये आप समझ लीजिए वेस्टर्न हिमालय एंड ईस्टर्न हिमालय का जो पार्ट है पहला वेस्टर्न घाट है। इस ईस्टर्न घाट नहीं है, आप यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, ईस्टर्न घाट। ओके, इंडो बर्मा हॉट स्पॉट, इसमें कुछ पार्ट आता है इंडिया का और बाकी बर्मा का पार्ट आता है। और दूसरा है सुंडालैंड या सुंडालैंड, कुछ भी बोलिए आप, सुंडालैंड। ओके, सुंडालैंड में आएगा मलेशिया। ओके, मलेशिया के अलावा इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह आते हैं, और उसी में ही यहाँ पे हमारा अंडमान एंड निकोबार भी आ जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे 4 हो जाते हैं। ओके, अभी भी याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, आप खुद ही देख लीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे एंड होता है ये स्टैटिक जीके। आई होप आपने बहुत कुछ यहाँ पे सीखा भी होगा। ओके, और आपने यहाँ पे समझा भी होगा कि किस तरीके से चीज़ें हैं। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि प्लीज़ आप इस चीज़ को फॉलो करिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जितनी भी चीज़ें हैं ना ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब तो आप ज़रूर कीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है, पता है, और मोटिवेशन मिलता है तो हम धीरे धीरे आपके लिए और वीडियो लेके आते हैं। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू।